आज हमने करना है ओपियोइड एनाल्जेसिक का चैप्टर करना है, एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। तो ओपियोइड जो होते हैं ये फेमस किस लिए है? ओपियोइड जो है ये पेन रिलीफ के लिए या एज पेन किलर, खास तौर पे जब किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सिवियर काइंड ऑफ पेन हो रही हो उन कंडीशंस में, लाइक जो पेशेंट कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत सिवियर पेन होती है कि उनकी किसी और एनाल्जेसिक से क्योर नहीं हो रही होती या वो रिलीफ नहीं हो रही होती। तो हम क्या करते हैं, उन कंडीशंस में ओपियोइड देते हैं। और हम एक और रीजन भी है कि ओपियोइड का इतना यूज हम क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी एक नेचर है कि ये एडिक्शन कॉज कर सकते हैं या फिर उस बंदे को उसका यूज टू बना सकते हैं कि उसका मतलब कि उसका दिल करेगा कि अगर नहीं भी कोई मसला हो रहा तो उसका दिल करेगा, क्योंकि इसके कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से उसका दिल करेगा कि मैं फिर से ये जो है ड्रग ले लूं। तो इस वजह से ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। ये जो खास तौर पे कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अवेलेबल होती है, या फिर अगर दूसरे हॉस्पिटल में भी होती है तो अंडर प्रिस्क्रिप्शन ही अलाउ किया जाता है उनको। ठीक है, अच्छा तो अब इसका हमेशा की तरह ये जो पहला बॉक्स है ये आपने अच्छे से करना है। इस अब ओपियोइड्स में 3 तरह के हैं। एक होते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या काम करते हैं? जाके बाइंड करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं? जाके बाइंड हो जाएंगे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। ये हम किस कंडीशन में यूज करेंगे? जाहिर बात है जब ओपियोइड की आप ज्यादा ओवरडोज कर लोगे तो अब आप एंटागोनिस्ट देना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब बीच वाली चीज जो है ये आप लोगों के लिए न्यू है, मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट। ये क्या होता है? इसमें ये होता है कि इन सब्सटेंसेस की या इन एजेंट्स की एक ऐसी नेचर है कि ये एगोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं, एंटागोनिस्ट के तौर पे भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपने केमिस्ट्री में वाटर का पढ़ा था कि ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक भी एक्ट कर सकता है और एज एसिड भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन दैट इक्वेशन। ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन होगी उसमें जोन सा भी साथ उसके कोई और होगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को ढाल लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे होता है कि अगर तो फॉर एग्जांपल कि आपने एगोनिस्ट दिया तो ये जाके वहां पे एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करने लग जाएंगे और एगोनिस्ट जो आपने दिया होगा उसका काम जो है उसको खराब करेंगे। जाहिर बात है अगर आप ये दे रहे हो तो वो एंटागोनाइज करेगा ना। तो इसी तरीके से इनका, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, इनका मुख्तलिफ अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इनकी डिफरेंट जो है वो अपना वो एक्शन शो करते हैं। कभी वो एगोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं, कभी वो एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। इनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो एगोनिस्ट जो है उनके आगे जो मेन आपके हैं एगोनिस्ट जो कि आप पेन के लिए देते हो वो एगोनिस्ट होते हैं। ठीक है, जो पेन रिलीफ करवाने के लिए। अब उसमें आ जाता है स्ट्रॉन्ग में आ जाता है मॉर्फिन, मेथाडोन, मेपेरिडीन, और मॉडरेट में आ जाता है कोडीन या ऑक्सीकोडोन, और वीक में आ जाएगा प्रोपोक्सीफेन। ये जो 3 है ये आगे इनकी एगोनिस्ट की टाइप है। और ये 3 जो है मेजरली आप ये जो एगोनिस्ट है ये मेजरली आप यूज करते हो रिलीफ के लिए पेन की। ठीक है, आगे हमने जाना है इसके मैकेनिज्म पे। अच्छा, इसके ना 3 मैकेनिज्म है और आपने तीनों को बहुत बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसको आप साथ साथ निशान लगा लें। इसमें मैकेनिज्म में हम पहले बात करेंगे कि मैकेनिज्म में होता क्या है। इसके जो पहला मैकेनिज्म है, मेनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ, मैं थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जरा क्लियरली आ जाए। अच्छा, many of the effects of opioid analgesic have been interpreted in the term of interaction with specific receptor for endogenous peptides in the CNS and peripheral tissues। इसमें वो ये कहते हैं कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है ना वो उन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं जिन पे नेचुरली जो बॉडी के अंदर एंडोजीनस पेप्टाइड्स होते हैं। पेप्टाइड क्या होते हैं? ये प्रोटीन की एक छोटी बहन है ना, छोटी फॉर्म है। ठीक है, पेप्टाइड होता है और उससे छोटे फिर अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एंडोजीनस पेप्टाइड्स होते हैं, एंडोजीनस जो अंदर ही आपके नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि सीएनएस या पे पेरिफेरल टिश्यू पे जाके एक्ट कर रहे होते हैं। ये उन रिसेप्टर्स पे ही जाके जो ओपियोइड है वहां पे जाके ही काम करते हैं। ठीक है,
और उन जैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जैसा वो एंडोजीनस वाले कर रहे होते हैं प्रोड्यूस। अच्छा, certain opioid receptor are located in primary afferent। afferent से क्या मुराद है, कोई मुझे बताएगा? जो सिग्नल को लेके जा रहे होते हैं सेंसरी स्टिमुलस को। एग्जैक्टली। तो आपने याद रखना है ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, जाने वाला है। अगर ई होगा तो ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट। ठीक है, उस तरीके से याद कर सकते हो आप। अच्छा, आगे क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड पेन ट्रांसमिशन न्यूरॉन, यानी जो न्यूरॉन जो सिग्नल पेन के लेके जा रहे होते हैं ना, उन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ये जाके एक्ट करते हैं। एंड ऑन न्यूरॉन इन द मिड ब्रेन एंड मेडुला दैट फंक्शन इन पेन मॉड्यूलेशन। ठीक है, एक तो पेन के ट्रांसमिशन को और एक मॉड्यूलेशन में। ट्रांसमिशन यानी कि पेन के सिग्नल वो लेके जा रहा है, मॉड्यूलेशन मतलब उसको मॉड्यूलेट कर रहा है कि उसको इंटरप्रेट करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, अदर ओपियोइड रिसेप्टर, इन पे जाके वो एक्ट करता है इन रिसेप्टर्स पे और फिर वो अपना एनाल्जेसिक एक्शन शो करेंगे। ये कौन? ओपियोइड। अदर ओपियोइड रिसेप्टर दैट मे बी इन्वॉल्व इन ऑल्टरिंग reactivity to pain are located on the neuron in basal ganglia। ये उसने सारे रीजन्स बताए हुए कहाँ पे ये जो है ना लोकेशन हो सकती है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अच्छा, हम चलते हैं आगे। उसने बताया ये जो ओपियोइड रिसेप्टर है ना, इसके 3 टाइप सब टाइप्स होती हैं। एक ये जो ये वाला है, एक म्यू है, अगला वाला डेल्टा है, अगला उसे के की टाइप का जो है उसका होता है कैपा बोलते हैं, KAPPA कैपा। ये 3 जो है सब टाइप्स हैं जो फार्माकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन पे इनका एक्शन हो रहा होता है पेन के रिलीफ के लिए, और इन पे जब वो एक्ट करते हैं तो एंटी नोजिसेप्टिव इफेक्ट आता है। एंड आपको याद होगा, मुझे भी याद है, हमने 9th या 10th में पढ़ा था कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं टाइप्स, उसमें नोजिसेप्शन का भी हमने पढ़ा था। नोजिसेप्टिव जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो रिसेप्टर, वो रिसेप्टर होता है जो पेन की जो है पेन के रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करते हैं और वो आगे सिग्नल पास करते हैं। तो एंटी नोजिया यानी उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। ठीक है। एंड एनाल्जेसिक मैकेनिज्म एट बोथ स्पाइनल एंड सुप्रास्पाइनल लेवल। स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाला लेवल, सुप्रास्पाइनल यानी ब्रेन या अपर वर्टिब्रल कॉलम वाले रीजन्स पे। ठीक है। अच्छा, अब करते हैं काम किस तरह, ये हम आगे देखेंगे। पहले भी वो आपको सिर्फ उसके सब टाइप्स का बता रहे हैं। अच्छा, जो म्यू रिसेप्टर है ना, इनके जब एक्टिवेशन होती है ना, तो ये क्या करता है, इनका मेजर रोल है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है। जो म्यू रिसेप्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं, जब उनकी एक्टिवेशन होती है तो वो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में। ठीक है। और अगर म्यू रिसेप्टर भी है और साथ में कैपा रिसेप्टर भी एक्टिवेट है तो क्या होगा, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का ट्रैक्ट है आपका, उसकी ट्रांजिट यानी उसका जो फंक्शनिंग है, उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो एम्प्टी होने की वो है टाइमिंग है, वो स्लो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर वो अकेला बात करें कैपा रिसेप्टर का, कि वो उसकी एक्टिवेशन जो है वो सिडेशन में इन्वॉल्व होती है। आपको पता है, आपने देखा ही होगा कि जो भी ओपियोइड लेते हैं, मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब उसी में आ रहा है ओपियोइड, तो इनमें सिडेशन वाला एक्शन भी होता है। अच्छा, उसके बाद बात वो करता है डेल्टा रिसेप्टर्स की। डेल्टा रिसेप्टर्स में क्या है कि जब इनकी एक्टिवेशन होती है ना, तो इनकी एक्टिवेशन में प्ले रोल इन डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। एक मिनट, चैट में कोई बात हो रही है, मैं देख, अच्छा पेज नंबर कुछ है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब डेल्टा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है ना, तो टॉलरेंस डेवलप होती है। टॉलरेंस किसको कहते हैं? किसी को पता है तो मुझे बताए। किसी ड्रग के अगेंस्ट बर्दाश्त को। टॉलरेंस नहीं, मतलब ड्रग की टॉलरेंस से क्या मुराद है? टॉलरेंस ये होती है कि हम एक ड्रग की एक डोज ले रहे हैं, उसके बाद फिर हमें उसकी ज्यादा डोज चाहिए होती है, वो ये इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है। तो इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। अगर आप पहले 5 मिलीग्राम ले रहे थे तो आपकी बॉडी को आदत हो गई है उस 5 मिलीग्राम की, और अब वो असर नहीं दे रही उसका जो जो असर देना चाहिए था, तो आपको मजबूरन 10 मिलीग्राम देनी पड़ रही है। एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको ये, कि इस तरीके से टॉलरेंस का मतलब ये होता है। तो जो ये आपको पता है कि वही बात के जो आपने देखा होगा, नशा अवर जो या जो लोग नशा करते हैं, वो क्या होते हैं, आपने देखा पहले तो वो एक
थोड़ा सा लेते हैं, थोड़े थोड़े पे चलते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि वो मतलब पूरा दिन ही उसी चीज में ही लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो पहले वाला, जो पहले उनको एक फीलिंग आ रही थी, या पहले जो उनको एक इफेक्ट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स हो रहा था उनकी बॉडी के अंदर, वो अब प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो उनको क्रेविंग्स हो रही होती है कि यार वैसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा, वो इनटेक करी जाते हैं और करी जाते हैं। इस तरीके से एडिक्शन जो है आपने देखा होगा अक्सर हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा आम नजर आते हैं कि वो इतने ज्यादा, वो हर वक्त इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, हर वक्त कुछ इनहेल कर रहे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पहला, सबसे पहला जो था, जो डोज ली थी, उस जैसा उनको इफेक्ट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है टॉलरेंट हो चुकी होती है उस ड्रग की, उस डोज के अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ओपियोइड पेप्टाइड, ये उसी का ही मैकेनिज्म, अभी उसने आपको जस्ट पहले रिसेप्टर्स का बताया। अच्छा आगे जो है, आगे वो बता रहे हैं कि नेचुरली ओपियोइड जो पेप्टाइड आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो उन रिसेप्टर्स पे जाके किस तरीके से काम करते हैं। ये ऐसे होता है कि ये मुख्तलिफ पेप्टाइड्स हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, इनको एंडोर्फिन कहते हैं, और इसमें सच एज अल्फा एंडोर्फिन, यहाँ पे एनकेलिफिन, यहाँ पे डायनोर्फिन, ये सारे जो है ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और ये अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, आपको पता है कि हम ये जो पेन वगैरह सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये सारा सीएनएस रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बात कर रहे हैं ना, या फिर ब्रेन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की, यहाँ पे हम किसी और बॉडी सेल्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पेन जो है, जब भी आपको किसी बॉडी के पार्ट में पेन होगी तो उसने एफरेंट जो है न्यूरॉन्स, उनके थ्रू जाना है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से होकर उसने जाना ब्रेन में, ब्रेन ने जो है ये रिलीज करने एंडोर्फिन, एंडोर्फिन ने जाना है उस साइड पे, और उस साइड पे जाके अपना एनर्जेटिक इफेक्ट जो है वो देना है। ठीक है, नॉर्मली ये हो रहा होता है। तो होता क्या है, ये जो एंडोर्फिन्स होते हैं ना, ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की होती है दो पार्ट्स, एक होती है एक्सॉन पार्ट होता है और एक सेल बॉडी होता है। सबको पता है, तो हमने एफएससी में पढ़ा था। मैं हर बार जो एफएससी में चली जाती हूँ, लेकिन सीरियसली ये बहुत बेसिक था, इसलिए मैंने इस तरह कह देती हूँ। अच्छा, सेल बॉडी जो होती है ना, उसके अंदर ये जो होती हैं पेप्टाइड्स, ये वाले एंडोर्फिन्स, ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। किसकी सेल बॉडी में? न्यूरॉन की, उन न्यूरॉन्स की जो हमारी ये सिग्नलिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अब क्या है कि ये नेचुरली उधर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब क्या होना है कि अपॉन स्टिमुलेशन, जो भी आपको स्टिमुलाई आया है बाहर से, जो आपके एफरेंट न्यूरॉन ने दिया है, उन्होंने क्या करना है, जब भी वो स्टिमुलाई आएगा तो क्या होगा, ये एंडोर्फिन जो है, ये नर्व एंडिंग, यानी न्यूरॉन का जो एक एंड होता है एक्सॉन पार्ट से, उधर से उन्होंने रिलीज हो जाना है। जिस तरीके से हमने इंसुलिन वाले में देखा था कि वहां पे वेसिकल्स बने हुए थे और वो इन्फ्यूज कर रहे थे और वो रिलीज हो रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो रिलीज होंगे, और फिर जो है वो साइनेप्टिक लेवल में जो है वहां पे आ जाएंगे। जब ये रिलीज हो जाएंगे ना नर्व एंडिंग से, तो ये क्या करेंगे, आगे जाके जो अगला न्यूरॉन होगा उस पे, उसके, ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी ताकि आपको जरा क्लियर विजन बन जाए ब्रेन में। लेकिन अभी मैं आपको जुबानी बता रही हूँ कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब वो रिलीज हो गए हैं, साइनेप्टिक लेफ्ट में आ गए। ठीक है, उसके नीचे क्या था? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसके ऊपर क्या थे? रिसेप्टर थे। कौन से रिसेप्टर थे? ओपियोइड रिसेप्टर थे। उन पे ये चीजें आके बाइंड कर गई, जो नेचुरली, हम अभी नेचुरली एंडोर्फिन्स की बात कर रहे हैं, जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है, ये आके बाइंड कर जाएंगे और अपना एक्शन शो करेंगे। तो जो ओपियोइड हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरह काम करती हैं। ठीक है, और वो भी इसी तरीके से आके आपके उन रिसेप्टर्स पे एक्शन शो करेंगी। और अगर आपकी बॉडी में आप अगर बॉडी में कोई इनटेक करते हो, एंटागोनिस्ट लेते हो बॉडी में, तो जाहिर बात है वो भी उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाएगी और जाके बस ये करेगी कि वहां जगह लेके बैठ जाएगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक है, अच्छा, एंडोर्फिन्स हैव हाईएस्ट अफिनिटी फॉर म्यू रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर जो है ना, इन केस ऑफ एनाल्जेसिक इफेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, एनकेफेलिन जो है वो जो है डेल्टा रिसेप्टर्स पे ज्यादा बाइंड करते हैं।
एंडोर्फिन जो अल्फा जी जो हमने पहले पढ़ा था अल्फा एंडोर्फिन वो जो है म्यू पे, दूसरा जो है वो डेल्टा पे, तीसरा जो था डायनोर्फिन जो है वो कैपा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। इनकी अपनी अपनी एफिनिटी है, सबकी एफिनिटी कहते हैं कि मतलब जिसके साथ वो ज्यादा अटैच होना पसंद करता है, इस तरीके से। Although it remains unclear whether these peptides function as classic neurotransmitter, they appear to modulate transmission at many sites in cha. अब वो ये बात क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि although ये जो है हमारे पास, ये जो नेचुरली हमारे एंडोर्फिन रिलीज हो रहे हैं, काम तो ये कर रहे हैं पेन की मॉड्यूलेशन में या उसकी ट्रांसमिशन रोकने में, लेकिन ये हम इसको अभी तक हमें रिसर्च से हमें पता नहीं लगा कि ये आया वाकई इनको एक जिस तरीके से एक खास न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस तरीके से इसको क्लासिफाई करना चाहिए, या फिर ये थोड़ा सा अलग चीज है। क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो होती हैं उनकी अपनी जो है एक वो होती है अपनी उनकी एक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पूरी तरह उन पे फिट नहीं आता, इस वजह से अभी तक हम इसको ये क्लासिफाई नहीं कर सके कि ये जो एंडोर्फिन्स है ये न्यूरोट्रांसमीटर ही आया या फिर ये बस ये ट्रांसमिशन वगैरह मॉड्यूलेट करते हैं। ये अभी रिसर्च इस पे चल रही है, वो ये कह रहा है। अच्छा, opioid peptide are also found in adrenal medulla and neural plexus of gut। वही बात कर रहा है कि ये पेप्टाइड जो है ना बॉडी के मुख्तलिफ रीजन्स में होंगे, जाहिर बात है वहां पे रिलीज होंगे तो वहां पे उसके रिसेप्टर्स भी कहीं प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे वो अगर वहां पे अटैच होगा उन रिसेप्टर्स के साथ तो वहां पे भी अपना जो है वो एक्शन शो करेगा। अच्छा, अब जो ये तो उसने आपको जर्नल से बताए थे कि रिसेप्टर ये हैं, फिर उसने आपको बता दिया कि नेचुरली किस तरीके से हो रहा होता है। अब हमने बात करनी है जो हम एक्सटर्नली दे रहे हैं एनाल्जेसिक उनकी। इसमें होता क्या है कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक है ना, ये साइनेप्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। कैसे इनहिबिट करते हैं? जो एंडोर्फिन्स है ना, यानी जो नेचुरली प्रोड्यूसिंग ओपियोइड्स हैं, वो भी इस एक्टिविटी को इनहिबिट ही कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल एनाल्जेसिक है ना, नेचुरल पेन किलर है जो आपकी बॉडी अंदर प्रोड्यूस कर रही है। इन्होंने भी काम तो वही करना जाके, लेकिन ये तब हम दे रहे हैं जब अंदर वाले जो एंडोजीनस सब्सटेंसेस है वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस हाइट की पेन को जो है वो कोप अप कर सके। तो ये क्या करेंगे, हम बाहर से और ज्यादा देंगे ओपियोइड ताकि और ज्यादा इनहिबिशन हो पेन की जो ट्रांसमिशन है, और फिर जो है वो आगे काम जो पेन है वो रिलीफ हो सके। अच्छा, अब ये देखते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका नेचुरली होता है, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, opioid analgesic inhibits synaptic activity partially through direct activation of opioid receptor। एक तो वो कहता है कि डायरेक्ट एक्टिवेशन हो गई ना opioid receptor की, तो opioid receptor की एक्टिवेशन का काम ही क्या है, उसने पेन को रिलीव करना है। तो जब उसकी एक्टिवेशन उसने कर दी, पेन हो गई। माइक ऑफ कर दे जिसका माइक ऑन है। अच्छा, हेलो ये किसी का गानिया जाहिद इनका माइक ऑन है, तो चलो उसने लीव ही कर दिया मेरे ख्याल में। अच्छा, एक तो ये कि वो एक्टिवेशन हो गई रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी, क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगी पेन की, यानी पेन की ट्रांसमिशन जो है वो इनहिबिट हो गई। पेन के जो सेंसेस जो है या जो रिस्पॉन्स जा रहा था, जो सेंसरी रिस्पॉन्स जा रहा था ब्रेन की तरफ, वो इनहिबिट हो गया। ठीक है, लेकिन पार्शियली थ्रू रिलीज ऑफ एंडोजेनस ओपियोइड पेप्टाइड, ना सिर्फ वो खुद जाके ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके उधर इनहिबिटरी रिस्पॉन्स करे, बल्कि वो जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे थे ना पेप्टाइड, जो जिनका हमने ऊपर जिक्र किया था एंडोर्फिन्स, उनकी रिलीज को भी बढ़ाता है वो। ठीक है, उनकी रिलीज भी करवाता है, और वो अगेन फिर जब वो रिलीज होंगे तो ऑब्वियसली फिर अगेन जो है आपके पास वो आएगा एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा।
which are themselves inhibitory to neuron। वही बात कर रहे हैं कि वो सारे जो है वो न्यूरॉन की इनहिबिशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमें पेन से रिलीफ चाहिए। all three major opioid receptors are coupled to their effector by G। वो आगे यही बात कर रहे हैं कि जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, या तो वो उनके साथ जी कपल प्रोटीन के साथ आगे, ये आपने पढ़ा हुआ है फॉस्फोलाइपेज सी और एड्रेनालिन साइक्लेज वाला कि नहीं, ये मुझे बताएं जरा। ये पहले दूसरे चैप्टर में था, हाँ वो हमने पढ़ना था तब, लेकिन तब आप लोगों का टेस्ट था तो इसलिए मैंने छुड़वा दिया था, लेकिन वो हम करेंगे अब दोबारा। तो मैं अब आपको इधर बस इतना ही बताऊंगी कि जो जी प्रोटीन होती है ना, इसके साथ दो तरह के आगे जो होते हैं ना, ये अटैच हो सकते हैं, या तो फॉस्फोलाइपेज सी होता है या फिर एडिनाइल साइक्लेज होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक जो होता है ना, वो एट ए टाइम होता है डिपेंडिंग अपॉन दैट रिसेप्टर, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो ये उनकी बात कर रहे हैं कि इन रिसेप्टर्स में या तो वो हो सकता है या फिर वो हो सकता है, और अगर ये फॉस्फोलाइपेज सी होगा तो उसकी एक्टिवेशन होगी, और अगर एडिनाइल साइक्लेज होगा तो उसकी इनहिबिशन होगी इन केस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स। अच्छा, आगे जो है वो क्या कहते हैं, एट द पोस्ट साइनेप्टिक लेवल, यानी कि जो साइनेप्स के बाद वाला लेवल है, जिस तरह ऊपर वाले न्यूरॉन ने रिलीज किए केमिकल्स, नीचे वाले न्यूरॉन के ऊपर रिसेप्टर थे, उसने जो है उधर क्या रिसेप्टर्स जो थे उन पे अटैचमेंट करवाई। अटैचमेंट करवाने से क्या होगा, पोटेशियम चैनल जो है वो खुल जाएंगे। पोटेशियम चैनल जब खुलेंगे तो क्या होती है, हाइपरपोलराइजेशन। आपको याद होगा हमने जब पिछले पता नहीं कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने, वो पोटेशियम वाला जो था जिसमें हमें कंफ्यूजन हो रही थी पहले, उसमें हमने क्या किया था, पोटेशियम का चैनल हमने बंद किया था, और हमने बंद करने से क्या किया था, डीपोलराइजेशन की थी। लेकिन यहाँ पे पोटेशियम का चैनल ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है। ये आपने देखे, अगर आप पिछले चीजों को ही रिवाइज करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आगे आगे याद रहेंगी। तो उसमें था पोटेशियम चैनल क्लोज हो रहा था, इसमें जो है पोटेशियम चैनल हम खोल रहे हैं, क्यों, हमें चाहिए हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन होगी तो क्या होगा कि जो कैल्शियम के चैनल हैं, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाएंगे। अब याद करें, वहां पे पोटेशियम के चैनल क्लोज होने से कैल्शियम खुल रहा था, यहाँ पे पोटेशियम के खुलने से कैल्शियम के चैनल क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। रिलेशन समझ रहे हैं आप लोग, साथ साथ लेके हर चीज को करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक ही चीज हो रही है डिफरेंट मैकेनिज्म्स में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, पोटेशियम का चैनल खुला, हाइपरपोलराइजेशन हुई। हाइपरपोलराइजेशन से क्या हुआ, यानी कि पोटेशियम बहुत ज्यादा आ गया है, तो उससे क्या होगा कि जो आगे कैल्शियम के चैनल्स थे वो होंगे क्लोज। जब वो होंगे क्लोज तो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कम होगा, क्योंकि कैल्शियम जब भी आपके सेल में आता है ना, तो उसका मकसद होता है उसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे तो कैल्शियम ही क्लोज हो गया है, कैल्शियम चैनल, तो जब कैल्शियम चैनल ही क्लोज हो गया तो वो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज करवाएगा, ठीक है। आगे वो क्या कहता है, प्री साइनेप्टिक एक्शंस रिजल्ट इन द इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन। वो आगे ये बात कहता है कि जो प्री साइनेप्टिक एक्शन जो है ना इसके इनहिबिशन के, उससे क्या होता है, बहुत सारे और जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स वो भी उनकी भी इनहिबिशन हो जाती है, जिस तरह के एसिटाइलकोलिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ग्लूटामेट हो गया, सेरोटोनिन हो गया, सब्सटेंस, मतलब वो आपको अदर एक्शंस बता रहे हैं उसके, इस सब होने से, क्योंकि न्यूरॉन में सिर्फ एक ही चीज तो नहीं ना है, ओपियोइड रिसेप्टर ही तो नहीं ना है सिर्फ एक न्यूरॉन में, उसमें और भी रिसेप्टर्स हैं। तो जाहिर बात है वो कह रहे हैं फिर जब कैल्शियम चैनल आप ब्लॉक करवा रहे हो या बंद करवा रहे हो तो उससे और भी चीजों की जो है वो रिलीज जो है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, मैं इसको आपको जरा बना के भी बताती हूँ कि वो मैं क्या आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से
जो पोटाशियम चैनल वाला जो बात है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ से आपके जो हैं ये केमिकल्स रिलीज हुए, कौन से? ओपियोइड एनाल्जेसिक वाले, ठीक है। इधर थे आपके रिसेप्टर्स, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये आके जब इस पे अटैच होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसकी अटैचमेंट से आगे क्या होगा, जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, पोटाशियम चैनल जो होंगे वो यहाँ पे अगर चैनल है पोटाशियम का वो खुल जाएगा और पोटाशियम जो है वो उसका रिलीज ज्यादा होने लग जाएगा, बाहर जाने लग जाएगा, क्योंकि पोटाशियम चैनल है ना, पोटाशियम बाहर ज्यादा जाने लग जाएगा, तो पोटाशियम का जो इफ्लक्स है वो ज्यादा होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। जब हाइपरपोलराइजेशन होगी तो यहाँ पे एक और आपके पास, जिसको आप कहते हो कैल्शियम चैनल, वो हो जाएगा इसकी वजह से क्लोज। अब यहाँ पे आप कैल्शियम जो है वो एंटर नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका पोटाशियम बाहर ज्यादा चला गया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे कैल्शियम अंदर नहीं आ रहा, जब अंदर नहीं आ रहा तो अंदर अगर आपके वो क्या कहते हैं पड़े हुए हैं आगे से, क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने आगे आगे पेन के सिग्नल लेके जाने थे, वो अंदर ही रहेंगे, वो रिलीज ही नहीं होंगे, वो अगले, फॉर एग्जांपल यहाँ न्यूरॉन खत्म कर रही हूँ तो ये आगे एक और न्यूरॉन है, तो यहाँ पे वो लेके ही नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम चैनल ने कैल्शियम ही नहीं आने दिया, और जब कैल्शियम नहीं आएगा तो इसकी इधर इन्फ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे वो ये प्रोसेस नहीं होगा, तो पेन के सिग्नल आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ लग गई? आपको याद होगा पिछली दफा जो हमने पिछला पढ़ा था, वो जो भी था, मुझे याद नहीं आ रहा वो किसका मैकेनिज्म था, उसमें हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने ये चैनल ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर इंसुलिन वाला था वो। हाँ, इंसुलिन वाले चैप्टर में नहीं, इंसुलिन नहीं था, मुझे लगता है कोई और था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला नहीं था। नहीं, आपकी डायबिटीज टाइप 2 की जो ड्रग्स होती है ना, उसका ही था जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बताने का मकसद तो वही था मेरा कि यहाँ पे देखो कि उस जगह पे क्या था, हम इसको जो थे ब्लॉक कर रहे थे, उस इधर मैं बना दी, उस जगह पे हम क्या कह रहे थे कि ये जो कैल्शियम चैनल है इसको हम ब्लॉक कर रहे थे, कैल्शियम अंदर ही रख रहे थे हम, कैल्शियम कहने सॉरी पोटाशियम, पोटाशियम हम अंदर ही रहने दे रहे थे। अंदर रहने देने से क्या हो रहा था कि डीपोलराइजेशन हो रही थी, डीपोलराइजेशन होने से क्या हो रहा था, कैल्शियम अंदर जा रहा था, कैल्शियम अंदर जाने से क्या हो रहा था, इन्फ्यूजन हो रही थी इन वेसिकल्स की इधर, जबकि यहाँ पे जो अब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं इसमें जो है उल्टा काम हो रहा है, यहाँ पे पोटाशियम जो है वो बाहर ज्यादा जा रहा है, बाहर जाई जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। हाइपरपोलराइजेशन के रिजल्ट में क्या हो रहा है, कैल्शियम चैनल जो है वो काम नहीं कर रहा और इन्फ्यूजन नहीं हो रही वेसिकल्स की, और रिजल्ट क्या हो रहा है कि पेन जो है वो आगे ट्रांसमिशन नहीं हो रही पेन की। समझ लगी? क्लियर हो गया? मुझे बताया ही नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग करना भी याद ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, बता दिया करो बच्चों, जब इस तरह का कोई मसला हो फौरन ही बताया करो, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करना भी याद नहीं रहा। अच्छा चलो, अभी हमने क्यूट से ही छोड़ा था। अच्छा अच्छा, सिडेटिव और यूफोरिया में क्या है कि सिडेशन जो है आपको पता है, मतलब नींद की और उनूद की और वो सब कुछ, यानी सिडेट करना उस बंदे को। तो एक तो आपने बात कर ली ना कि एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, लेकिन अगर उससे एनाल्जेसिक वाली डोज से आप थोड़ी कम, मतलब जो डोज एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर होती है ना, उससे कम डोज जो है आपको सिडेशन या यूफोरिया के लिए रिक्वायर होती है। The sedation is the additive with other CNS depressant, ठीक है, but there is a little amnesia. Some patient experience dysphoric effects from opioid drugs. Dysphoric effects क्या होते हैं कि मतलब कि उसको डिससेटिस्फेक्शन होती है लाइफ के साथ, उसको कोई अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। और एमनीजिया क्या होता है, मेमोरी लॉस होती है, कि मतलब कि सिडेशन तो हो रही होती है, साथ में कुछ लोगों की थोड़ी सी मेमोरी भी लॉस हो जाती है, अगर वो मतलब थोड़े एमनीजिया वाले इफेक्ट्स आने लग जाते हैं उनको।
उसके बाद क्या है, एट हायर डोजेस द ड्रग में कॉज मेंटल क्लाउडिंग एंड रिजल्ट इन स्टूपरस और इवन ए कॉमा। अच्छा, अब ये बात वो क्या कह रहा है, चैट में कोई बच्चा बात कर रहा है। अच्छा नहीं बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही करना है आपके, वही पास पेपर्स में है, वही आपके कोर्स में है, उसके अलावा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे आप लोग करोगे तो अच्छा। अब इसमें वो यही बात कर रहे हैं कि उसका जाहिर ही बात है सीएनएस पे इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्टूपर इफेक्ट उसमें आएगा, यानी कि क्या होगा, डलनेस वगैरह जिसे कहते हैं कि दिल नहीं लग रहा, थकाओ, ये वो। मेंटल क्लाउडिंग मतलब उसको चीजें क्लियर नहीं हो रही, उसको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कोमा की स्टेट में भी वो जा सकता है। ठीक है, ये सारे सीएनएस रिलेटेड है। अच्छा, यूफोरिया क्या होता है, किसी को पता है? हाँ बताएं। पानी से डर, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है। आपकी फियर ऑफ द वाटर। मुझे नहीं समझ आई। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। इसमें ये होता है, यूफोरिया एक ऐसी स्टेट है, मेंटल स्टेट है, जिसमें बंदे को लगता है कि वो बहुत खुश है, यानी इट इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग, मतलब कि उस बंदे को लग रहा होता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मतलब कि बहुत खुश हूँ, एक स्टेट है। और ओपियोइड जो है दे आर यूज्ड एज अब्यूज ड्रग, और दे आर अब्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, कि लोगों को खुशी मिलती है, लोगों को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाती है, जो है क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन तो नहीं कहोगे, मतलब कि मेंटली वो एक खुशी वाली फेज उनमें आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये नशा करना है। ठीक है, आगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इफेक्ट है। अब होता क्या है इसमें कि जो मेडुला पे जो एक्शन करता है ना ओपियोइड रिसेप्टर, जाके जब एक्टिवेशन करते हैं वहां पे उन रिसेप्टर्स की, तो क्या होता है, वो इनहिबिशन होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। आपको पता है ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर जिस तरह हर चीज के लिए सेंटर है, जिस तरह वॉमिटिंग के लिए होता है, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी में, तो उसको इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, और उससे फिर क्या होगा, जाहिर बात है आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। विद फुल एगोनिस्ट, यानी कि जब पूरी तरह काम करते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में भी सीन एट। अच्छा, जो नॉर्मल डोजेस होती है ना, उनमें नजर आ सकता है या पेशेंट में विजिबल हो सकता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, अगर आप फुल एगोनिस्ट दे रहे हो। हमने कुछ पार्शियल एगोनिस्ट के पीछे बात की थी, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फुल एगोनिस्ट की बात कर रहे हैं, जिनका पूरी तरह रिस्पॉन्स होता है। और जाहिर बात है जब CO2 का लेवल ज्यादा होगा तो वो सेरिब्रोवैस्कुलर डायलेशन करेगी, यानी ब्रेन की वेसल्स में डायलेशन करेगी, उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका जो है, मतलब कि ब्रेन की जो मेनिंजेस में जो फ्लूइड होता है, सब जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाएगा। और आपको पता है जब ब्रेन में प्रेशर बिल्डअप होगा, दैट कुड बी वेरी मच डेंजरस। तो अब क्या होगा आगे, कि वो ये कह रहा है कि इसी वजह से हम जब हेड इंजरीज हुई होती है किसी पेशेंट को, तो हम उसमें एनाल्जेसिक के तौर पे कभी भी ओपियोइड नहीं देते, क्योंकि उसका इफेक्ट है कि वो ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगा। एंटीटेसिव इफेक्ट क्या होता है, एंटीटेसिव्स होते क्या है, कोई मुझे बताए? एंटीटेसिव होते हैं कफ के लिए यूज होते हैं, लेकिन ड्राई कफ के लिए। जो ड्राई कफ यानी कि खुश्क खांसी जिसे कहते हैं, जिसमें बलगम नहीं होती, जिसमें म्यूकस नहीं होती, उसमें बस आपको वैसी खांसी आती रहती है, या अक्सर लोगों को मसला होता है ये कुछ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में भी हो सकता है, या कुछ लोगों को वैसे ही किसी अंडरलाइंग कोई कंडीशन होती है जिसकी वजह से हो रहा होता है, तो ये एंटीटेसिव इसका एक्शन भी है। ठीक है, और उसमें एंटीटेसिव जो है इट इज डिफरेंट देन दैट ऑफ एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलिटिक ड्रग्स। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलिटिक ड्रग्स जो होती हैं वो आप तब देते हो जब उसमें प्रोडक्टिव कफ है, यानी जिस कफ में म्यूकस या बलगम प्रोड्यूस हो रही होती है, उसमें आप देते हो कौन सी, एक्सपेक्टोरेंट जो निकाल बाहर करती है उसको म्यूकस को, या फिर म्यूकोलिटिक जो उसके जो है फाइबर्स को काटती है ताकि इजीली वो निकल सके
बॉडी से आप कफ आउट कर सको। लेकिन एंटी टसिव कौन से होते हैं? जो खुश खांसी होती है जिसमें आपको कोई म्यूकस नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये तो हमने इसका एक्शन पढ़ लिया। आगे जो है नोजिया वॉमिटिंग में, नोजिया वॉमिटिंग में ये कहते हैं कि वो आर नोजिया वॉमिटिंग कॉज्ड बाय ओपियोइड एक्टिवेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये भी आपके सीएनएस में एक जोन है, जिस तरह ऊपर हमने बात की थी ना, एक रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसी तरह से ये भी एक जोन है जो वॉमिटिंग और नोजिया वगैरह से रिलेटेड जो है इसका एक्शन होता है। तो वो कह रहा है कि ये जो है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग भी पेशेंट को हो सकती है। एंड आर इंक्रीज बाय एमुलेशन। एमुलेशन मतलब कि विदाउट असिस्टेंट जब आप चलोगे या पेशेंट चलेगा तो उसमें ये ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है उस पेशेंट को। उस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन के रिजल्ट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ड्रग्स जो है इनका रिसेप्टर्स जीआई ट्रैक्ट में भी है, और जब वहां पे जाएंगे तो वहां पे जाके ये इनहिबिशन करेंगे तो उससे क्या होगा, रिजल्टेंट क्या हमारे पास आएगा, कॉन्स्टिपेशन आएगी, या फिर कह लो कि इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस जो है उसमें डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जाहिर बात है अब आप यहाँ से कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो कि अगर कॉन्स्टिपेशन ये कॉज कर रहा है तो आप जिस पेशेंट को बहुत सीवियर डायरिया आप उसमें दे सकते हो, ताकि हमने तो डायरिया को रिवर्स करना है ना, तो उस पेशेंट में हम दे सकते हैं। आगे स्मूथ मसल्स के ये है कि वो ये जो है ना, ये स्मूथ मसल में जाके जो है उनकी कंट्रैक्शन जो है करवाती है, जिसकी वजह से जो ब्लैडर है या स्फिंक्टर टोन है वो ज्यादा हो जाती है, या स्पाज्म या बिलियरी कोलिक जो होते हैं रिजल्ट होता है उसका। और अगर आप उसमें बात करो, जो ट्राइन में बात करो, तो वहां पे जाके ये जो है रिडक्शन करती है टोन की, यानी कि वहां पे रिडक्शन करती है, मतलब कि रिलैक्स करती है उन मसल्स को, उन स्मूथ मसल्स को। ठीक है, जब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लेबर। अगर कोई जो है फीमेल वो लेबर के अंडर है, मतलब लेबर से गो थ्रू कर रही है, और अब ऐसे है कि हमने उसको गलती से ये ओपियोइड दे दिए तो उसकी तो लेबर प्रोलॉन्ग हो गई। हमने ये चीजें जहन में रखनी है कि हमने उसको नहीं देनी, क्योंकि अगर उसको पेन है किसी चीज के लिए हमने देनी तो हम कोई और एनाल्जेसिक यूज करें, क्योंकि अगर हम ये देंगे तो उसकी लेबर का जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, आगे जो है वो बात करता है, ये जो सारे जो है ना सारे ओपियोइड्स हैं, इनका काम है कि इन्होंने पीपल को कर देना कंस्ट्रिक्ट। आपको पता है आपके आंख के अंदर एक छोटा सा आपको नजर आता है ब्लैक सा डॉट सा, तो वो जो है वो कंस्ट्रिक्ट बिल्कुल छोटा सा हो जाता है अगर आप ओपियोइड्स का यूज करें। लेकिन एक्सेप्ट जो है मेपेरिडीन जो है इसमें नहीं होता। इसमें जो है इसमें उल्टा इफेक्ट होता है। इसमें जो होता है वो जो पीपल होता है वो डायलेट करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इसमें, बाकी सारी ओपियोइड जो है उनमें कंस्ट्रिक्ट करता है। तो अब वो यही बात कर रहे हैं, अगर तो मियोसिस बहुत ज्यादा होने लग गया है ना, आप ओपियोइड ड्रग दे रहे हो, तो आप एंटागोनिस्ट यूज कर लो, कोई भी एंटागोनिस्ट यूज कर लो, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, जिस तरह के नेलोक्सोन जो है ये, या फिर एट्रोपिन जो है, ये तो एक है ना एंटी मस्कुरेनिक है ड्रग, तो एंटी मस्कुरेनिक ड्रग जो है ये आप भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एंटी मस्कुरेनिक जो ड्रग होती है इनका मिड्रियासिस कॉज करती हैं ये। तो हमारी अगर पेशेंट को मियोसिस ज्यादा हो गई है तो हम उसको मिड्रियासिस कॉज करवाने के लिए, यानी उसकी डायलेशन कॉज करवाने के लिए एट्रोपिन दे देंगे, ताकि उसकी जो पीपल साइज है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। मिसलेनियस में उसने बात की है कि मिसलेनियस इफेक्ट में क्या मिक्स करके उसने इफेक्ट्स बताए हैं कि फ्लशिंग हो सकते हैं, जैसा रेडनेस ऑफ स्किन और चीक्स वगैरह, स्पेशली फ्लूराइटिस जो है वो स्किन की एक कंडीशन है, और ये किस वजह से हो रहा है कि हिस्टामिन का रिलीज करवा देते हैं ये ओपियोइड। आगे वो क्या कहते हैं कि डाइयूरेटिक हार्मोन जो है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में,
उसका भी ये रिलीज करवाते हैं। प्रोलैक्टिन का भी, प्रोलैक्टिन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की उसकी रिलीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी आपको पता है, ओव्यूलेशन और क्या कहते हैं जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी प्रोडक्शन में भी उसका मेजर रोल होता है। तो उन सब में भी ये जो है उसकी इनहिबिशन करवा रहा है। पहले उनकी रिलीज करवा रहा था प्रोलैक्टिन की और ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की, जबकि लुटिनाइजिंग हार्मोन की ये इनहिबिशन करवाएगा। ठीक है, अब आपने उस लिहाज से उसको पेशेंट को देना होता है कि उसकी कंडीशन क्या है। आगे वो ये कह रहा है कि इनके रिस्पॉन्सेस ज्यादा हो जाते हैं अगर आप मतलब कि ज्यादा स्वेयर हो जाते हैं अगर उस पेशेंट में एड्रीनल इनसफिशिएंसी है या फिर वो पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है। ठीक है, उन पेशेंट्स में आपने ओपियोइड जो है वो ख्याल से यूज करना है। आगे हम चलेंगे इसके क्लिनिकल इफेक्ट्स की। क्लिनिकल इफेक्ट्स आपको इससे अंदाजा हो जाना चाहिए जो हमने इसके एक्यूट इफेक्ट्स पढ़े। एनाल्जेसिया हमने तब से पढ़े हैं, ठीक है, कि हम इसको पेन के लिए दे रहे हैं। इसमें वो बताएगा मॉडरेट टू स्वेयर पेन में हम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बता दिया मुख्तलिफ तरीके से हम। जी जी, ये स्मूथ मसल्स के अंदर इसका ऑपोजिट क्यों है? जैसे लेबर में जब यूट्रस के मसल्स है वहां पे इसका ऑपोजिट इफेक्ट है और बाकी स्मूथ मसल्स में इसका जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। हाँ, ये जो है ये जो होता है ना ये मसल टू मसल वेरी कर रहा होता है। और ये जो इस तरह की चीजें होती है ना कि यहाँ पे ये इस तरह का क्यों शो कर रहा है, यहाँ पे ये सारी रिसर्च में भी चल रही होती है। ये हमें नहीं पता कि ये इस जगह पे ऐसा क्यों शो कर रहा है, इस जगह पे ये ऐसा क्यों शो कर रहा है। अक्सर जगह पे होता है कि एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जिस तरह देखो हर जगह पे वो कंट्रैक्शन करवा रहा है लेकिन यूट्राइन में जाके जो है वो वहां पे रिलैक्सेशन करवाने लग जाता है। तो ये जो चीजें है ना ये समटाइम देयर आर एक्सेप्शंस इन सम थिंग्स, तो हम उनको नहीं कह सकते कि वो एक्सेप्शन क्यों आ रही है। जिस तरह आप देख लो, आप खुद ही देख लो, ये जो सारी ओपियोइड जो है वो एक तरफ जो है मियोसिस करवा रही है, ये वाला जो एक है एजेंट ये अलग से जो है मिडियासिस करवा रहा है। अब आप क्यों कह रहे हो कि यार ये क्यों करवा रहा है? ये सारी चीजें बहुत प्रलॉन्ग रिसर्च में चलती जा रही है, हमें नहीं पता। हमें बस एक बात पता लगती है कि ये ऐसे होता है, हम उसको नोट डाउन करके अपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेते हैं या रख लेते हैं। जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। अगर वो नहीं होता, हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है इफेक्ट, हमें नहीं पता कि ये क्यों अभी तक ऐसे है, इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है इसका, लेकिन वो इफेक्ट आ रहा है और इफेक्ट उसका आ रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसको क्लिनिकली उसको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि अगर पेशेंट में वो हम उसको नहीं यूज करेंगे तो ऑब्वियसली उधर एडवर्स इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स आएंगे। तो देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। अब देख लो खुद ही हर जगह पे आपको कोई एक ना एक एक्सेप्शन मिल रही होगी, तो देयर इज नो आंसर फॉर दैट। आई एम सॉरी, आई डू नॉट हैव एनी। और दूसरा कि आपको कहीं से मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये हर जगह पे एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है जी ठीक है। ये चीजें जो होती है ना वक्त के साथ रिसर्च होती है, पता लगता है, वो चेंज होती है, फिर पता लगता है कि यार नहीं ये तो था ही नहीं, ये इस तरह। लेकिन हम जो है आज के नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करते हैं और जितना नॉलेज होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं क्लिनिकली। अच्छा, आगे एनाल्जेसिक इफेक्ट में वो यही कह रहा है कि हम इसको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं एनाल्जेसिया में, मतलब कि एनाल्जेसिक इफेक्ट में। और जो स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है उनको हम पेरेंटरी दे सकते हैं। उसके अलावा उसने बताया कि एडवर्स इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। एपिड्यूरल क्या होता है, किसी को पता है? एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एपिड्यूरल एक स्पेस होती है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से पहले होती है वर्टिब्रल कॉलम में, उसमें आप इंजेक्ट करते हो इंजेक्शन डायरेक्टली। ठीक है, ये खास तौर पे जब डिलीवरी के टाइम टू डिक्रीज द पेन ऑफ दैट फीमेल, लेबर पेन जो है उसको डिक्रीज करने के लिए इंजेक्शन खास तौर पे एपिड्यूरल जो होते हैं वो एग्जांपल के तौर पे मैं दे रही हूँ, वो लगाए जाते हैं। तो एनीवेज आगे वो बात कर रहे हैं कि ये भी जो है ओपियोइड भी है, ये भी हम एपिड्यूरल
सोर्स से भी, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी दे सकते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ कंडीशंस में, ठीक है। फेंटेनाइल हैज आल्सो बीन यूज्ड इन ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट हमने पढ़ा था, आपको याद है? कोई मुझे बताए ट्रांसडर्मल रूट कौन सा होता है? एक पैच जो लगा हम देते हैं हम स्किन के ऊपर। हाँ, एक पैच होता है, उसके अंदर ड्रग हमने ना इन्फ्यूज करवाई होती है, मतलब कि उस पैच जो पॉलीमर होता है, यानी एक तरह का कह लो कि रुई या एक प्लास्टिक सा होता है, उसके अंदर ड्रग होती है, और वो ड्रग स्लोली रिलीज होती रहती है आपकी उसके अंदर, स्किन के अंदर, और स्किन से थ्रू चली जाएगी वो मसल में, मसल से वो चली जाएगी वेसल में, और फिर उधर ब्लड से सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, अच्छा एक टॉपिकल रूट भी था। टॉपिकल रूट याद है? टॉपिकल और ट्रांसडर्मल में क्या फर्क था? एक मैंने खास फर्क बताया था इन दोनों में। जो टॉपिकल रूट होता है ना, वो आप करते हो सिर्फ उस जगह पे लोकल इफेक्ट के लिए, लेकिन जो ट्रांसडर्मल रूट है ना, ये होता है कि ये ब्लड तक जाना है इस ड्रग में, यानी जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होके ब्लड तक जाएगी और सर्कुलेशन में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो टॉपिकल होता है वो लगेगा तो स्किन पे ही, लेकिन वो सिर्फ उस स्किन के उसी एरिया पे ही रहेगा, वो आपके ब्लड तक नहीं जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अच्छा वो यही बात कर रहे हैं कि हम दे सकते हैं ये अप टू 72 आवर्स फॉर लेस स्वेयर पेन एंड इन chronic setting moderate agonists are given। वही बात कर रहे हैं कि आप depending upon the condition of that patient we can give accordingly any opioid described like अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वाला दे दो, शॉर्ट ड्यूरेशन वाला चाहिए तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला दे दो, ठीक है। अच्छा आगे कफ सप्रेसेंट इफेक्ट हमने पहले पढ़ा, पहले हमने उनके सारे इफेक्ट पढ़ दिए, अब हम पढ़े क्लिनिकल यूजेस। तो देख लो कि कफ के लिए हम जो ड्राई कफ होती है उसमें हम ये दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो बात कर रहे हैं कि ये जो डेक्सोमेथॉर्फिन है ये अब्यूज इसमें पोटेंशियल है और लोग इसको अब्यूज करते हैं, यानी नशे के लिए यूज करते हैं। तो इस वजह से एफडीए की वार्निंग है, और इस वजह से ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं जो आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, जो आपको बगैर डॉक्टर के रिकमेंड किए आप जाके ले सकते हो। तो वो ये कह रहा है कि एफडीए ने इसको ओवर द काउंटर ड्रग जो है ना, इसको पोटेंशियल यूज अब्यूज का पोटेंशियल का रिगार्ड कर दिया कि यार ये जो है ना इसमें अब्यूज का पोटेंशियल है, तो इसको आप ना दो ओवर द काउंटर, ठीक है। उसके बाद वो क्या बात करते हैं कि ये जो लार्ज डोजेज है ना डेक्सोमेथॉर्फिन की, ये क्या कर सकती हैं, क्यों इसको कहा गया है, वार्निंग दी गई है एफडीए की तरफ से। एफडीए क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या अथॉरिटी कह लो, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि वो ये कहते हैं कि ये सारी हम क्यों कर रहे हैं, इसको बैन क्यों किया या फिर इसको वार्निंग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लार्ज डोजेस में ले लोगे तो आपको हेलुसिनेशन होने लग जाएगी, कंफ्यूजन होने लग जाएगी, एक्साइटेशन बिला वजह की, आपको खुशी और वो जो सब कुछ होता है। अच्छा इंक्रीज और डिक्रीज पीपल साइज डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट यू आर टेकिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम डेक्सोमेथॉर्फिन की बात कर रहे हैं तो वो बार बार जाहिर बात है अगर वो छोड़ेगा तो वो फिर बार बार पीपल में चेंज आएगा। आगे वो यही बात कर रहे हैं, वो सारे इफेक्ट्स जो हमने पहले बात कर दी है कि क्या क्या इफेक्ट्स जो आ रहे हैं आ सकते हैं उसमें इन एजेंट्स को लेने से, वो सारे इफेक्ट्स जो हैं इसमें भी आएंगे। निस्टेगमस क्या होता है, किसी को पता है? इसमें ये होता है कि आपकी जो आई मूवमेंट होती है ना वो एबनॉर्मली होती है, अनकंट्रोल आई मूवमेंट होती है, ठीक है। बाकी सारे तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिए हुए हैं कि वो किस तरीके से रिसेप्टर्स में, आपको पता है कि ब्रीथिंग जो है वहां पे जाके डिस्टर्ब करती है, यानी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है। इसके अलावा डायरिया में हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, इस वजह से हम इसको एंटी डायरियल के तौर पर यूज कर सकते हैं। डाइफेनॉक्सिलेट और
लोप्रामाइड, ये दोनों जो है हम डायरिया के लिए यूज कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जिसमें लंग्स में जब जिसको पानी भर जाना कहते हैं वो हो जाता है, उस कंडीशन में भी मॉर्फिन हम देते हैं पेरेंटली, क्योंकि इसके कुछ ऐसे एक्शन है, हीमोडायनामिक एक्शंस हैं जो कि पल्मोनरी सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। तो हम मॉर्फिन एक खास इन ओपियोइड्स में से एक खास ड्रग जो एक्यूट पल्मोनरी एडिमा के लिए भी यूज हो सकती है। एनेस्थीसिया में अगेन क्योंकि इसका सेडेटिव वाला इफेक्ट है, तो हम इसको दूसरी एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ जो है उनके साथ इनकॉर्पोरेट करके, यानी उनके साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। ठीक है, आगे वो ये बात करता है कि इनको हम इंट्रावेनस देते हैं इन ओपियोइड एंड अच्छा वही बात की कार्डियक सर्जरी से पहले हम जो है इसको सर्जरी जो भी होंगी उससे पहले आप एनेस्थीसिया देते हो, और एनेस्थीसिया में आप उसको एज कॉम्बिनेशन या एज एडजंक्ट कह लें आप दे सकते हैं इन ड्रग्स को, क्योंकि इनका सेडेटिव एक्शन है। ठीक है, और साथ में इनका पेन रिलीफ वाला भी एक्शन हमें आ जाता है। उसके बाद आता है ओपियोइड डिपेंडेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ओपियोइड क्यों इतने जो है आप सोच समझ के प्रिस्क्राइब करते हैं, इनकी डिपेंडेंस की वजह से लोगों को आदत पड़ जाती है इसकी, यानी वो यूज्ड टू हो जाते हैं। तो अगर आप इसको विड्रॉ करवाओगे तो उनको ऐसे इफेक्ट आएंगे कि उनको लगेगा कि नहीं अगर मैं ना लूंगा तो मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, और उनको फिजिकली इस तरह की कंडीशन आने लग जाती है। अच्छा, इन विड्रॉल स्टेट methadone permit a slow tapering of opioid effect that diminish the intensity of abstinence symptoms। यानी withdrawal symptom, abstinence symptom यानी withdrawal symptoms को वो कह रहा है कि ये जो है ना मेथाडोन, इसमें स्लो टेपरिंग है, यानी कि स्लोली वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बंदे को यूज टू कर देती है कि वो छोड़ सके उसको। लेकिन अगर आप शॉर्ट एक्टिंग बात करोगे ना, जिनका जो ये जो मेथाडोन है तो लॉन्ग एक्टिंग है, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं विड्रॉल स्टेट में उसको, यानी उसको अगर हमने विड्रॉ करवाना है तो हम उसको दे सकते हैं क्योंकि उसका लॉन्ग एक्शन है तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट एक्टिंग है वो अगर आप दोगे तो वो आपको बार बार देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इन मेंटेनेंस प्रोग्राम दी prolonged एक्शन ऑफ मेथाडोन ब्लॉक द यूफोरिया इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ डोज ऑफ शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड। जो शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड्स है ना, खासतौर पे हीरोइन और मॉर्फिन, ये जो है ना इनका काम है यूफोरिया इंड्यूस इफेक्ट करवाना, यानी यूफोरिया वो खुशी वाली जिसकी वजह से बेसिकली डिपेंडेंस डेवलप हो रही होती है, वो वाले एक्शन जो है ये शॉर्ट एक्टिंग की वजह से ज्यादातर हो रहे होते हैं। तो हमने अगर एक बंदे को उसको विड्रॉ करवाना है ओपियोइड से, तो हम क्या करेंगे, हम उसको लॉन्ग एक्टिंग देंगे, जिस तरह की उसने बात की है मेथाडोन की, कि मेथाडोन हम देते हैं लॉन्ग एक्टिंग में। आगे हम चलेंगे टॉक्सिसिटी की तरफ। टॉक्सिसिटी में आपको पता है, जब भी ये सारे हमने ऊपर इफेक्ट्स की बात कर ली है, अब जाहिर बात है इनमें से किसी भी इफेक्ट की ज्यादा अगर आप करोगे, ओवरडोज करोगे, तो ये इफेक्ट ज्यादा आ जाएंगे। अब ट्राइड मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3। ठीक है, अब वो आगे कह रहे हैं कि पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन, यानी पीपल साइज बहुत रिड्यूस हो जाएगा, या फिर कोमा वाली स्टेज में, या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये तीनों चीजें जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ओवरडोज के। ठीक है, मतलब कि अगर आपने पहचानना है ना किसी बंदे को कि उसको मसला क्या हुआ है, ओवरडोज हुई है, लेकिन किस चीज की हुई है, तो आप ये 3 चीजें जो है ना इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसको ओपियोइड की ओवरडोज हुई है। ठीक है, और वो कह रहे हैं लेटर जो है, यानी कि ये जो आखिरी वाला रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, ये फेटल कंडीशन में आपको लेके जा सकता है, पेशेंट को लेके जा सकता है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि जब सांस नहीं ले सकता वो, तो ऑब्वियसली ब्रेन डेथ होगी और फिर वो जो है वो बंदा एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, अगर डायग्नोसिस ऑफ ओवरडोज इज कंफर्म इफ इंट्रावेनस, अच्छा वो यही कह रहा है। अब देखो एंटागोनिस्ट आप कब देते हो, जब आपकी यहाँ पे ओवरडोज हो गई है। नेलोक्सोन जो है, नेलोक्सोन ये जो है एंटागोनिस्ट ड्रग है जो आप देते हो, और ये फौरन जो है इसका रिकवरी के साइन आपको देता है। ठीक है, ओवरडोज इन्वॉल्व द यूज treatment of overdose involve the use of antagonists such as naloxone and other therapeutic measures, especially ventilatory support। अब देखो आपको पता है कि
क्या होता है जब भी ओपियोइड आप लेते हो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है और उसकी वजह से ही मोस्टली चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट की डेथ हो सके। तो आपने एक तो उसको ड्रग तो दे दी है, लेकिन साथ में आपने उसको कोई सपोर्ट भी देनी है, वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है, यानी उसको बाहर से सांस देने में मदद देनी है, ताकि वो खुद से तो नहीं ले सकता, बाहर से लेना है। आपका इसमें ओवरडोज ही करनी है आपने, टॉक्सिसिटी में दूसरा ड्रग इंटरेक्शन नहीं करनी है आपने, और नीचे जाना है आपने ओपियोइड एंटागोनिस्ट में। वही बात जो हमने अभी बात की कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ड्रग्स, ये जो है जाके क्या करती हैं, ये बाइंड करती हैं उधर और एगोनिस्ट का काम करती हैं, और इनका ज्यादातर मेजर एक्शन किस पे है, न्यूरो रिसेप्टर्स पे, ठीक है, अदर देन दैट ऑफ अदर ओपियोइड्स, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ अदर ओपियोइड्स। अच्छा, a major clinical use of opioid, अच्छा वो आगे यही बात कर रहा है कि हम इनको कब ज्यादातर देते हैं, तभी देते हैं जब आपके पास ओवरडोज के केस आया हो, किसका, ओपियोइड का। उसके बाद ये कह रहा है कि ये आप इंट्रावेनसली देते हो ताकि फौरन से जो उसकी ओवरडोज है वो, अब एंटागोनिस्ट आप तभी देते हो जब ओवरडोज हुई होती है, ठीक है। अब उसने आगे बात किया है कि नलोक्सोन के शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 1 to 2 आवर्स तक रहेगा उसका एक्शन, तो इसलिए आपको बार बार देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नेलमीफिन की बात करेंगे ना, तो ये इसका जो है ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये 8 से 12 घंटे तक दे सकते हो, तो आपको बार बार मुसलसल नहीं देनी पड़ेगी, आप एक दफा दे दोगे वो इनफ होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो यही बात कर रहा है कि जो है ना मुख्तलिफ उसने बताया है सबकी कि ये इतने टाइम के लिए। अच्छा, ये अगली जो आपके पास ड्रग है ना, नैट्रैक्सोन जो है, ये क्या काम करती है, ये डिक्रीज करती है इथेनॉल की क्रेविंग्स को, मतलब कि जो इथेनॉल के यानी जो अल्कोहलिक होते हैं लोग या अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, उनको उनकी इस क्रेविंग को वो डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई बंदा चाहता है ना कि वो अल्कोहल की अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करे, या वो प्रोग्राम कोई ऐसे ज्वाइन किया हुआ है उसने, तो उन लोगों को हम फिर ये देते हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो सके। अनलाइक द older drug, two newer antagonists, मिथाइल नैट्रैक्सोन एंड एल्वीमोपन जो है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती हैं। आपको पता है कि ब्रेन और ब्लड के दरमियान एक बैरियर है, यानी जो आपको पता है हर बॉडी पार्ट में ब्लड जाता है, हर टिश्यू हर सेल तक ब्लड जाता है, लेकिन ब्रेन के लिए, ब्रेन इज सेंसिटिव ऑर्गन, तो आप क्या करते हैं वहां पे, अल्लाह ने आपके अंदर इस तरह का सिस्टम बनाया है कि ब्रेन से भी मतलब कि ब्लड को ब्रेन तक जाने के लिए एक और बैरियर जो है, यानी उधर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहां ज्यादा लिमिटेड चीजें जा सकती हैं जिनकी वाकई जरूरत है, हर एमी चीज नहीं जाती रहेगी, सिर्फ वो चीजें जो ब्रेन को वाकई रिक्वायर्ड है सिर्फ वो जाएंगी, ताकि ब्रेन जो है मुख्तलिफ चीजों से बचा रहे। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो दो ड्रग्स है, ये उधर उस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, तो ये बाकी बॉडी पार्ट्स में तो जाएंगी लेकिन ब्रेन तक नहीं है जा सकती। तो जब ब्रेन में नहीं जाएंगी तो फिर क्या कहेंगे कि ब्रेन वाले जो इफेक्ट्स होंगे या एडवर्स इफेक्ट होंगे या फिर क्लिनिकल यूजेस भी होंगे जो ब्रेन वाले, वो उस तरीके से नहीं ये कोप अप करेंगे, क्योंकि ये एंटागोनाइज कर रहे हैं ना। अगर आपका मसला ही जो है वो ब्रेन से रिलेटेड हुआ है और आपने एंटागोनाइज करना है उस मसले को, तो आप ये वाले अगर एजेंट दोगे तो वो एंटागोनाइज नहीं करेगा, क्योंकि इसका तो ब्रेन में जाना ही नहीं है, तो बाकी पार्ट्स में जाएगा। तो वो ये कह रहा है दीज एजेंट ब्लॉक एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपियोइड ऑन पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब कि दूर वाले जो है बॉडी पार्ट्स ऑफ म्यूर रिसेप्टर्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ जीआई ट्रैक्ट, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिपेशन विद मिनिमल एनाल्जेसिक एक्शन एंड विदाउट प्रेसिपिटेटिंग एनी एब्स्टिनेंस सिंड्रोम। एब्स्टिनेंस सिंड्रोम मतलब विड्रॉल इफेक्ट भी तभी आता है जब सीएनएस पे एक्शन होता है, और एनाल्जेसिक एक्शन वगैरह जो है वो भी तभी होता है जब सीएनएस पे एक्शन होगा। अगर आप इसको, ये जो एंटागोनिस्ट है ना, आपने अगर एक एंटागोनाइज करवाना है एक चीज को, अगर आप ओपियोइड की एंटागोनिस्ट यूज कर रहे हो और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा, वो सिर्फ पेरिफेरी तक ही रह रहा है, तो वो पेरिफेरी वाली चीजों को तो इफेक्ट्स को तो एगोनाइज कर देगा, एगोनिस्ट कर देगा, एंटागोनिस्ट कर देगा, लेकिन जो ब्रेन वाले हैं, जिस तरह के अगर उसमें
जो है वो विड्रॉल इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो तो सीएनएस से रिलेटेड है ना, तो वो उसको नहीं हल करेगा। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है ना कि जिसमें सिर्फ जीआई ट्रैक रिलेटेड है या कोई और ऐसे मसले हैं जो पेरिफेरी से रिलेटेड है, तो अगर आप उसमें देना चाहते हो ना एंटेगोनिस्ट कोई, तो आप ये वाले दे सकते हो जो न्यूअर हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ये तो आप खुद पीछे से देख के कर लोगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी इसमें मुझसे पूछ लेना। आगे चलते हैं हम समरी की तरफ। समरी में जो है ना आपके 3 है ये, एक मुझे देखने दें। इधर से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले, फिर समरी वाला मैं देखती हूँ क्या था इसका। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, ये जो समरी है ना, इसमें से आपने पहले वाले जो 3 है ना सब कैटेगरीज, इनके नाम, इनका मैकेनिज्म तो हम कर चुके हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन में हम कर चुके हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह भी कर चुके हैं, टॉक्सिसिटी तो आपको सबकी पता है कि किस तरह। तो जो पहले 3 है ना, स्ट्रॉन्ग, पार्शियल और मिक्स्ड, इन तीनों को आप लोगों ने रट लेना है, ठीक है। आगे वाले बेशक रहने दें, पहले 3 जो है उनको अच्छी तरह कर लेना है। क्या क्या इस चैप्टर में से करना है? पहला बॉक्स, ठीक है, उसके बाद वो तीनों मैकेनिज्म जो एक्यूट इफेक्ट्स हैं वो करने हैं, उसके बाद आपने टॉक्सिसिटी क्लिनिकल यूजेस करने हैं, उसके बाद टॉक्सिसिटी में से आपने ओवरडोज करनी है, उसके बाद आपने जो आखिर वाला है, क्या था वो आखिरी वाला पॉइंट हमारा, एंटेगोनिस्ट वाला, वो करना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई करने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये चैप्टर जो है मैकेनिज्म वगैरह इसके काफी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना सब कुछ। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ ले, otherwise you can leave the class.